Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter, that is chapter constitutional design. ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया ने कैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लग गया। इंडिया के पास 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया के सामने कौन से ऑप्शंस थे, कौन से कंट्री को फॉलो करना था या कौन से कंट्री से जो प्रोविजंस थे, उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो कौन से फॉलो कर सकते थे, सोशलिज्म प्रिंसिपल, इक्वालिटी प्रिंसिपल, ये सब चैप्टर में हम पढ़ने वाले। बिफोर गोइंग विद द चैप्टर, if you people have any doubts, if you people have any queries, you can connect me on Instagram. This is my YouTube channel. Let's start with the chapter. अब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है नेल्सन मंडेला से। नेल्सन मंडेला जो थे, he was born on 18 जुलाई 1918 and he was born in a royal family. अब ये जो नेल्सन मंडेला थे, इनका जो जन्म हुआ है एक रॉयल फैमिली में हुआ है। अफ्रीका में ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, ये ट्राइबल ग्रुप के जो किंग होता था, राजा होता था, ये नेल्सन मंडेला जी के ग्रैंडफादर हुआ करते थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला के जो ग्रैंडफादर थे वो एक ट्राइबल ग्रुप के अफ्रीका में राजा हुआ करते थे। उनके जो फादर थे वो चीफ हुआ करते थे। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या है, ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली। एंड नेल्सन मंडेला जी ने क्या किया है, उनकी जो पूरी लाइफ है, उन्होंने पूरी लाइफ उनकी किसके लिए डेडिकेट की है, उनके लोगों के लिए डेडिकेट की है। द सैक्रिफाइसेस दे हैव मेड, जो लोगों के लिए उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया, जो सोशल स्ट्रक्चर को हटा के उन्होंने लोगों के बेनिफिट के लिए जो काम किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम किया, रेस रिलेशंस का काम किया, और जो भी व्हाइट और ब्लैक में जो डिफरेंसेस होते थे वो डिफरेंसेस को लेके उन्होंने उनका स्ट्रगल कंटिन्यू रखा। ठीक है, एंड फाइनली द यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 18 जुलाई एज द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। मतलब ये आदमी जो है, ये इंसान जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये इसने इतने कॉन्ट्रीब्यूशन किए ह्यूमन राइट्स में या ह्यूमंस के लिए कि एक यूएन ने उनका एक डे है वही डिक्लेयर कर दिया, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। अभी नेल्सन मंडेला जी वो क्या देते हैं, ये एक स्टेटमेंट देते हैं। आपका जो टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर है ये स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। मतलब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैंने व्हाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट में भी फाइट किया और मैंने मेरे खुद के लोगों के साथ भी फाइट किया है। आई हैव चेरिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी। मतलब वो कौन से आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब सब लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, सोसाइटी में पीस होना चाहिए। ये सब प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कौन फॉलो करता है, नेल्सन मंडेला फॉलो करता है। ठीक है, लिव इन द हार्मनी विद द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इट इज एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड अचीव। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आइडल्स है, डेमोक्रेटिक के जो प्रिंसिपल्स है, मेरी जिंदगी का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है मैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए दे रहा हूँ, या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए मैं पूरी अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड कर रहा हूँ। बट नीड्स टू बी, इट इज एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। मतलब अगर जरूरत पड़े तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है, नेल्सन मंडेला जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी नेल्सन मंडेला जी क्या करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। अभी एक व्हाइट गवर्नमेंट होता है, व्हाइट मतलब जो यूरोपियंस साउथ अफ्रीका में सेटल हुए, साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस, जैसे इंडिया को ब्रिटिश लोगों ने कॉन्कर किया, वैसे इन द सेम वे साउथ अफ्रीका को भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यूरोपियंस ने क्या किया था, कॉन्कर किया था। अभी जब उन्होंने उसको कॉन्कर किया साउथ अफ्रीका को, तो कुछ जो यूरोपियंस थे वो वही सेटल हो गए और वहां के रूलर्स बन गए। तो उन्होंने अपना क्या बनाया, एक व्हाइट गवर्नमेंट बना दिया। उन्होंने खुद का क्या बना दिया, व्हाइट गवर्नमेंट। अभी ये जो व्हाइट गवर्नमेंट है उसको अपार्थाइड गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो अब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, नेल्सन मंडेला जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी नेल्सन मंडेला जी इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो व्हाइट और ब्लैक के लिए, ब्लैक्स लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। अभी इसमें वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपना रहे थे, उसमें एक वो आर्मी भी प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हो जाता है, पुलिस उनके घर पे रेड करती है 1963 में, और पुलिस को क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं बिलोंगिंग टू द सीक्रेट आर्मी। मतलब नेल्सन मंडेला जी अपना एक सीक्रेट आर्मी बना रहे हैं, क्यों, व्हाइट गवर्नमेंट को हटाने के लिए, व्हाइट गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए, एज वेल एज वेपन्स, मतलब वेपन्स भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए। तो नेल्सन मंडेला जी और उनके साथ जो 7 लोग होते हैं उनको क्या मिल जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल जाती है। ठीक है, इसको 1964 में सजा मिल जाती है, क्यों, क्योंकि उनके इसमें क्या मिला है, एक वेपन्स मिला है, आर्मी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मिले हैं। तो एज अ साइन, एज अ पनिशमेंट उनको ये कौन दे रहा है, व्हाइट गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट दे रही है, किसको, नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद द 7 मेंबर्स। ही स्पेंड नेक्स्ट 28 ईयर्स इन द साउथ अफ्रीका। अभी अगले 28 ईयर्स वो साउथ अफ्रीका में जेल में बिताते हैं, रॉबिन आइलैंड में। रॉबिन आइलैंड जो है यहाँ पे दिख रहा होगा, रॉबिन आइलैंड, ये सबसे भयानक आइलैंड है। जितने भी क्रूएल प्रिजनर्स होते थे उनको वहां पे भेजा जाता।
रॉबिन आइलैंड में ना अच्छी फैसिलिटी होती है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना वॉशरूम्स होते हैं। तो ऐसी भयानक कंडीशन में ये रॉयल फैमिली का आदमी नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स बिताता है। ठीक है। द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, अभी मैंने बताया था अपार्थेड गवर्नमेंट मतलब क्या। अपार्थेड गवर्नमेंट मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो कलर के बेसिस पे लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। मतलब जो गोरे लोग हैं उनको सुपीरियर माना जा रहा है, जो ब्लैक लोग हैं उनको इंफीरियर माना जा रहा है। द व्हाइट यूरोपियन इंपोज दिस सिस्टम ऑन द साउथ अफ्रीका, ये सिस्टम किसने इंपोज किए, व्हाइट यूरोपियंस, मतलब जो गोरे यूरोपियंस होते थे उन्होंने सिस्टम इंपोज किए। किस पे इंपोज किए हैं, ये साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोगों पे इंपोज किए। During the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied it with the arms and the force by the way they occupied India। मतलब जैसे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था यूरोपियन लोगों ने, इन द सेम वे साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाई किया था और वो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए और वहां के लोकल रूलर्स बन गए। और उन्होंने क्या सेटअप कर दिया, व्हाइट गवर्नमेंट उन्होंने वहां पे क्या कर दी, सेटअप कर दी। अभी व्हाइट गवर्नमेंट सेटअप की पर कौन से सिस्टम पे सेटअप की, अपार्थेड सिस्टम पे। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। मतलब व्हाइट लोगों को सुपीरियर समझा जाएगा, ब्लैक लोगों को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अभी ये जो ब्लैक लोग थे, ये ब्लैक लोग, ये फोटो में देख सकते हो आप, ये सब ब्लैक लोग हैं। ये साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल है। नेटिव पीपल मतलब वहां के लोकल पीपल है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के। और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों की थी। मतलब 75% पॉपुलेशन कौन था, ब्लैक लोगों की थी। मतलब 25% व्हाइट लोग, 25% जो व्हाइट पॉपुलेशन है वो 75% ब्लैक लोगों को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, रेगुलेट कर रही है। द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। अभी जो ब्लैक लोग हैं, नॉन व्हाइट मतलब व्हाइट छोड़ के बाकी जितने भी कलर के लोग होंगे उसको नॉन व्हाइट्स बोला जाएगा। अभी नॉन व्हाइट मतलब ये ब्लैक है, उनको वोटिंग राइट मिल रहा है क्या, कोई वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। वहां पे भले ही गवर्नमेंट है पर उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन द व्हाइट एरियाज, मतलब उनको व्हाइट एरियाज, जो व्हाइट लोग रहते थे उनके एरियाज अलग होते थे, ब्लैक लोग वहां जहां रहते थे उनके एरियाज अलग रहते थे। और ब्लैक लोगों को व्हाइट लोगों के एरियाज में जाना अलाउड नहीं था। अगर जाने भी दे रहे हो तो उनको क्या लगता था, एक परमिट लगता था। परमिट मतलब एक परमिशन लगती थी। अगर घर का कोई काम करना है तो ब्लैक लोग को घर के काम करने के लिए रखते थे, तो उनको परमिशन दी जाती थी कि आप व्हाइट एरियाज में आ सकते हो और साफ सफाई का काम कर सकते हो। तो परमिशन लगती थी व्हाइट एरियाज में जाने के लिए। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, पब्लिक टॉयलेट्स वेर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड ब्लैक। मतलब जितने भी बसेस है, ट्रेन है, टैक्सीज है, थिएटर्स है, चर्चेस, इवन चर्चेस ब्लैक लोगों के अलग हुआ करते थे, व्हाइट लोगों के लिए अलग हुआ करते थे। तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या, सेपरेट कर देना। सेग्रीगेशन मतलब टू सेपरेट। ठीक है। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, मतलब जो चर्चेस होते थे भगवान के जहां पे तुम प्रे करते हो वो भी व्हाइट लोगों के लिए अलग होता था और ब्लैक लोगों के लिए अलग होता था। मतलब ये लेवल का डिस्क्रिमिनेशन ये ब्लैक लोगों के साथ हो रहा है। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट, मार्चेस एंड स्ट्राइक। अभी ये जो ब्लैक लोग थे ये सब इतना डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है तो वो चुपचाप से सहन करेंगे क्या, नहीं। तो वो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्ट्राइक्स कर रहे थे अगेंस्ट द व्हाइट गवर्नमेंट। जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, जो यूरोपियन लोगों की गवर्नमेंट थी, उसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहे थे, टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट करते थे। अभी ये प्रोटेस्ट अफ्रीका में, जो साउथ अफ्रीका में एक पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये प्रोटेस्ट कर रही थी व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरा जो स्ट्रगल था उसको कैरी आउट कर रही थी साउथ अफ्रीका में। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। अभी ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे वर्कर्स यूनियन भी हुआ करते थे। वर्कर्स यूनियन मतलब वर्कर्स की संगठना। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वो पार्टी भी इनके साथ अफ्रीकन कांग्रेस के साथ मिलकर क्या कर रही थी, व्हाइट गवर्नमेंट के साथ झगड़ा कर रही थी या प्रोटेस्ट कर रही थी उनके अगेंस्ट में। Many sensitive whites also joined the African National Congress to oppose the apartheid and played a leading role in the struggle। अभी कुछ व्हाइट लोग ऐसे भी थे, उनको क्या लगता था कि जो ब्लैक लोग के साथ जो हो रहा है, जो व्हाइट गवर्नमेंट ब्लैक लोग के साथ कर रही है वो गलत कर रही है। इसलिए कुछ गोरे लोग भी ऐसे थे जो ब्लैक लोग को सपोर्ट करते थे। इसलिए वो क्या किसके मेंबर थे, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे और व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। अभी बहुत सारे कंट्रीज ये अपार्थाइड गवर्नमेंट को या अपार्थाइड सिस्टम को जो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है व्हाइट और ब्लैक लोगों में। हर जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज होते थे वो उसको क्या मानते थे, खराब मानते थे। ठीक है। बट द व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल, डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। पर फिर भी ये जो व्हाइट गवर्नमेंट था, भले ही उसको बाकी के कंट्रीज को वो पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी व्हाइट गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने हिसाब से ब्लैक लोगों को टॉर्चर करती थी, उनको मारती थी और अपना गवर्नमेंट चलाती थी। ठीक है। टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या हो रहा है, ब्लैक लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक लोगों का प्रोटेस्ट है वो अभी वायलेंट होना चालू हो रहा है। ब्लैक लोग है वो हर रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट डे टू डे चेंज होते जा रहे हैं। एज द प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड हैज इंक्रीज, द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स
अंडर द रूल थ्रू द रिप्रेशन। मतलब अभी जैसे स्ट्रगल बढ़ते बढ़ते गया तो लोगों में गुस्सा भी बढ़ते बढ़ते गया। तो ये ब्लैक लोग थे, व्हाइट लोगों को पता था कि ब्लैक लोगों की पॉपुलेशन 75% है और ये 75% लोगों को कंट्रोल कितने लोग कर रहे हैं, बस 25% कर रहे हैं। अगर ये 75 लोगों ने मारना भी चालू कर दिया 25% लोगों को तो वो एक ही दिन में खत्म हो जाते। तो ये व्हाइट लोगों को क्या डर लग रहा था कि अगर ये ब्लैक लोग गुस्सा हो गए और हमने और ज्यादा इनको सप्रेस किया तो ये क्या करेंगे, एक ही दिन में अपने को मारना चालू करेंगे। इसलिए ये व्हाइट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये व्हाइट गवर्नमेंट कर रही है, ये अपने जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है उसको बैन कर रही है, उसको हटा रही है और इक्वालिटी देने की कोशिश कर रही है। पर फिर भी इन्होंने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और ये व्हाइट गवर्नमेंट को हटा के उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, अपना खुद का कंट्री बनाना चालू कर दिया। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अभी यहाँ पे 28 साल बाद, 28 ईयर्स के बाद नेल्सन मंडेला जी जेल से बाहर आते। अभी ये जो ब्लैक लोग, जितने भी ब्लैक लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, व्हाइट गवर्नमेंट को जब उन्होंने हटा दिया तो व्हाइट गवर्नमेंट को हटाने के बाद जो जेल में जितने भी ब्लैक लोग थे उनको सबको रिहा कर दिया गया। अभी बाहर निकलने के बाद नेल्सन मंडेला भी जेल में थे तो उनको भी छोड़ा गया। अभी नेल्सन मंडेला रॉयल फैमिली के आदमी हैं, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज है। तो 28 साल बाद जो बाहर आते हैं वो क्या करते हैं, अपना कंट्री फॉर्मेशन का काम करते हैं और एक बड़े लीडर बन जाते हैं। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. मतलब ये साउथ अफ्रीका को कब इंडिपेंडेंस मिल जाता है, 26 अप्रैल 1994 में ये अपना खुद का कंट्री बनाते हैं, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसके बाद स्टार्ट करते हैं। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, पेविंग द वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीरेशियल गवर्नमेंट। अभी ये जो व्हाइट गवर्नमेंट होता है, जो यूरोपियन लोगों का गवर्नमेंट होता है, वो खत्म हो जाता है और अभी ये क्या करते हैं, नया गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें सब लोगों को इक्वालिटी देते हैं। ठीक है। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to the fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they have committed while in power. अभी भले ही ब्लैक लोगों ने व्हाइट लोगों को हरा दिया है, ब्लैक लोग अभी क्या करेंगे, अपनी कंट्री बनाएंगे और ब्लैक लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, 75% है। पर ब्लैक लोगों के जितने भी लीडर्स हुआ करते थे, इवन नेल्सन मंडेला जी, उन्होंने सब ब्लैक लोगों को क्या बोला कि पास्ट में जो भी हुआ है, पास्ट में जो भी व्हाइट लोगों ने अपने साथ गलत किया है, अपने को टॉर्चर किया है, अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, वो सब तुम भूल जाओ। अभी हम क्या करते हैं, दोनों को व्हाइट लोगों के साथ मिलकर अपना नया कंट्री बनाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम्हारा जो पास्ट में जो हुआ है वो तुम सब भूल जाओ और व्हाइट लोगों को माफ कर दो। They said, let us build a new South Africa based on equality of all the races, men and women, on democratic values, social justice and human right। वो क्या बोल रहे हैं, अभी हम नया कंट्री बनाते हैं, नया डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होंगे, मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा और ह्यूमन राइट्स का भी पालन होगा। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जितने भी पार्टीज थी, जितने भी गोरे थे, ब्लैक थे, सब लोग अभी क्या करने के लिए बैठ गए, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठ गए। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अभी 2 साल डिबेट डिस्कशन हुए, ब्लैक लोगों के डिस्कशन हुए, व्हाइट लोगों के डिस्कशन हुए, तो बहुत डिबेट डिस्कशन के बाद उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसको कितने साल लगे, 2 साल लगे। अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनके लोगों को बहुत सारे राइट्स देता है, जो ऐसे राइट्स जो उनको पहले कभी नहीं मिले थे। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड एंड नो शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। डेमन मतलब क्या, डेविल। अभी ब्लैक लोगों ने क्या बोल दिया, हम अभी नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, नया नया कंट्री अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सब लोगों को सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, ना किसी को डेविल ट्रीट करना। डेविल मतलब जो भी पास्ट में व्हाइट लोग थे उन्होंने बुरा काम किया या बुरा ट्रीटमेंट दिया है ब्लैक लोगों को, उनको तुमको डेविल की तरह ट्रीट नहीं करना है। दे एग्री दैट एवरीबडी शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वॉट एवर दे माइट हैव डन आर रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। मतलब पास्ट में उन्होंने कुछ भी किया हो पर आज तुम उनको क्या दोगे, इक्वल राइट्स दोगे, सब भूल के। A state denounced by the entire world till recently as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। अब ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री ये फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मॉडल बन जाएगा। मतलब ब्लैक लोगों ने इतनी एट्रोसिटी सहन किए, इतना टॉर्चर व्हाइट लोगों से सहन किया, पर फिर भी आज वो व्हाइट लोगों के साथ रहने के लिए तैयार है। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of rainbow nation। मतलब अभी उनको कौन सा नेशन बनाना है, एक रेनबो नेशन। रेनबो नेशन में अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग कलर्स मतलब अभी इनके कंट्री में भी क्या होंगे, अलग अलग कलर्स के लोग एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको, रेनबो नेशन। Why do we need a constitution? अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do the constitution do। अभी ये जो व्हाइट गवर्नमेंट था साउथ अफ्रीका में, इससे हम पता लगा सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना कितना जरूरी है। ब्लैक लोगों के लिए भी जरूरी है और व्हाइट लोगों के लिए भी जरूरी है। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी जो ब्लैक लोगों का क्या माना था, अभी मेजोरिटी मतलब जब डेमोक्रेसी बनता है,
जब डेमोक्रेसी बनता है तो जहां पे जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिसकी पॉपुलेशन, जो भी लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो अपना खुद का गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उनको वोट ज्यादा मिलेंगे। अगर ब्लैक लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ब्लैक अपना गवर्नमेंट बनाएगा। तो एक ऐसा गवर्नमेंट, मेजॉरिटी रूल का गवर्नमेंट नहीं बनना चाहिए जिससे उनके पास एब्सोल्यूट पावर हो, मतलब खुद की अपनी मनमानी करे। ठीक है, तो ये ब्लैक लोगों को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चाहिए था और व्हाइट लोगों को भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चाहिए था। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। द व्हाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी। अभी व्हाइट लोगों को क्या लगने लग गया था कि अभी ये ब्लैक लोग जो है, ब्लैक लोगों की 75% पॉपुलेशन है और हमने पास्ट में ये ब्लैक लोगों को बहुत तकलीफ दी है, तो ये ब्लैक लोग क्या करेंगे, अभी उनका खुद का कंट्री बना रहे हैं तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो फैमिली मेंबर्स है उनको मारना चालू करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी को छीन लेंगे। ये डर, ये किस में था, व्हाइट लोगों में डर था। आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ द पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज। अभी बहुत बड़े नेगोशिएशन के बाद जो व्हाइट होते हैं, ये ब्लैक होते हैं, कॉम्प्रोमाइज पे आते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। द व्हाइट एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। अभी व्हाइट्स क्या बोलते हैं कि हम मेजॉरिटी रूल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, मतलब जो भी पार्टी को या जो भी आदमी को ज्यादा वोट मिलेंगे वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। व्हाइट लोग उसके लिए क्या हो गए, एग्री हो गए, और ब्लैक लोग भी एग्री हो गए। और 1 पर्सन 1 वोट दिया जाएगा, मतलब पहले हम लोगों ने देखा ब्लैक लोगों को वोटिंग राइट नहीं था, आज एक आदमी को एक वोटिंग राइट दिया जा रहा है। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, विल नॉट बी एब्सोल्यूट। मतलब क्या एब्सोल्यूट, मतलब क्या 100%, मतलब ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगा जो अपनी खुद की मनमानी करेगा। देयर विल बी नो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। हर एक गवर्नमेंट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, भले ही उसको मेजॉरिटी रूल मिला है, उसको ज्यादा वोट मिले, पर फिर भी उसने क्या फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है और एब्सोल्यूट रूल नहीं चलाना है। दे एग्री दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो अगर ब्लैक लोगों ने अपना गवर्नमेंट बना भी लिया तो व्हाइट लोगों की प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं छीनना है। व्हाइट लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके जो सेटलमेंट्स है, उनके जो घर है, ये ब्लैक लोगों ने उसको हाथ भी नहीं लगाना है। जो एज इट इज जो सेटलमेंट है वो वैसा ही रखना है। इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, व्हाट वाज द गारंटी दैट द ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन द फ्यूचर। अभी ये इतने कॉम्प्रोमाइज में, इतने डिबेट डिस्कशन में उन्होंने सब इतना कर भी लिया, पर क्या गारंटी थी कि ये बाद में ये ब्लैक लोगों का मन चेंज हो जाए और ब्लैक लोग बाद में बोले कि नहीं यार, तुम लोगों ने हम पे बहुत पुराने जमाने में टॉर्चर किया है, अभी हम तुमको मारेंगे। तो ये चीज का सॉल्यूशन कैसे हो सकता था, इसीलिए सॉल्यूशन था हर चीज रिटर्न में लेना, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट, भरोसा बनाने के लिए, टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन शुड अबाइड बाय इट। मतलब एक ऐसे रूल्स बनाना, एक ऐसे रूल्स फ्रेम करना जिसमें सब लोग वो रूल्स को एग्री करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो रूल्स के हिसाब से, रिटर्न रूल्स के हिसाब से काम करेगी। दिस रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। अब ये जो रिटर्न रूल्स है वो क्या डिटरमाइन करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट है, जो कंट्री रूल कर रहा है, उसकी पावर्स कितनी होगी, वो कितने लेवल तक अपना गवर्नमेंट चला पाएगा। ठीक है, उसकी पावर्स कितनी होगी, जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी पावर्स कितनी होगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में या रूल बुक में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। दिस रूल विल ऑल्सो वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम इजीली। अभी यहाँ पे क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो। आज इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है क्या? एब्सोल्युटली यस, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। भले ही 1947 में हमारे लीडर्स ने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पर आज जो इंडियन गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। पर ये चेंज करने का जो प्रोसेस है ये बहुत रिजिड है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड है, कोई इजीली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अगर चेंज करना है तो पहले जो लॉ है वो लोकसभा में पास करना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंडिया में 28 स्टेट्स है, हर एक स्टेट में, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग अलग स्टेट्स के इसमें वो लॉ पास करना पड़ेगा। तो वो क्या है, एक बहुत बड़ा रिजिड और बहुत हार्ड प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है पर इजीली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इन्होंने साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन भले ही चेंज होना चाहिए पर इजीली चेंज नहीं होना चाहिए। They also agree that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore this। मतलब ये जो रूल्स होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिखे गए रूल्स होंगे, ये क्या होंगे, सुप्रीम होंगे, और कोई भी गवर्नमेंट ये रूल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। ये कोई भी गवर्नमेंट आए उसको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स को क्या नाम दिया जा रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जा रहा है। All over the world, people have differences of opinion and interest. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. अभी एक कंट्री होती है, एक कंट्री में अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, कुछ लोग अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। क्या होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है, वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो कोई चीज़ों का जो अंडरस्टैंडिंग है उनका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी स्कूल की, कॉलेज की अगर पिकनिक जा रही है, तो पिकनिक में अगर सब बच्चों को पूछा जाए कि पिकनिक कहाँ ले जाना है,
तो कोई बोलेगा कि हमको महाबलेश्वर जाना है, कोई बोलेगा हमको गोवा जाना है, कोई बोलेगा हमको शिमला जाना है, ठीक है। तो हर एक किसका क्या होता है, अलग अलग ओपिनियन होता है। पर अगर तुमको पिकनिक कंफर्म करना है तो सब लोगों को एक ग्राउंड पे आना पड़ेगा, एक स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा जिसपे सब लोग एग्री हो। इन द सेम वे जब कंट्री जब बनाना है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो लॉज ऐसे बनाने पड़ेंगे जिसमें सब लोग क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एक कॉमन ग्राउंड पे सब लोगों ने आना चाहिए। Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in the country। मतलब क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसी रूल बुक होती है जिसको कंट्री में जितने भी लोग हैं वो सब लोग क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory and also the relationship between the people and the government। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, मतलब जो गवर्नमेंट है और उसके जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट ने लोगों को संभालना चाहिए, लोगों ने गवर्नमेंट का सुनना चाहिए, वो रिलेशनशिप क्या होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन डज मेनी थिंग्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारी चीजें करता है। पहला क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सिख है, ईसाई है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, उनके कस्टम्स अलग अलग है, उनकी मान्यताएं अलग अलग है, पर सब लोग आज पीसफुली इंडिया में रह रहे। क्यों रह रहे, बिकॉज दे हैव अ ट्रस्ट। उनको भरोसा है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस है जिसमें उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है। सेकेंड, अभी दूसरा क्या है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल लिखा जाता है कि कोई गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट के पास कितने पावर्स होंगी, गवर्नमेंट कितने लेवल तक अपना जो पावर है वो यूज कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है, ये सब इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया होता है। थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टचेस द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें सिटीजन्स के राइट्स भी दिए होते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी आवाज उठा सकते हो। तो ये राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन, ये बहुत सारे जो राइट्स होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन किसको देता है, उसके लोगों को देता है। फोर्थ, अभी फोर्थ क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। एस्पिरेशन मतलब क्या, एक सपना, अ ड्रीम। अभी जो लोगों के सपने हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लोगों के ड्रीम पूरे करता है, लोगों के एस्पिरेशन पूरे करता है। अभी लास्ट स्टेटमेंट है, ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है जिनके पास रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो एक रूल बुक फॉलो करते हैं, वो नेसेसरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना, अभी चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं है, पर उनके पास एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। बट ऑल द कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके पास क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन द अमेरिका गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो अमेरिका जो है, यूएसए को इंडिपेंडेंस मिला 1776 में। किससे मिला, ब्रिटेन से मिला। ब्रिटेन ने यूएसए को अपना कॉलोनी बनाया था और यूएसए के लोगों ने ब्रिटिश लोगों से उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके अपना खुद का कंट्री बनाया था, उनको भी इंडिपेंडेंस मिला था। तो उनको जब इंडिपेंडेंस मिला 1776 में, उन्होंने दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो वर्ल्ड में जिसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन किसका बना है, यूएसए का बना है। कब बना है, 1776 में। आफ्टर द रेवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में हम लोगों ने देखा है कि कैसे वो राजा को, मोनार्की को हटाते हैं और डेमोक्रेसी सेटअप करते हैं, और डेमोक्रेसी सेटअप करने के बाद वो खुद को क्या देते हैं, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, मतलब एक सेट ऑफ रिटर्न बुक। फिर उसके बाद से क्या हो गया, एक ट्रेंड सेटअप हो गया कि सब लोग क्या करते हैं, कंट्री बनाने के बाद अपना एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ठीक है। Making of the Indian Constitution. The making of the Constitution for a huge and a diverse country like India was not an easy affair. There was a partition on the basis of religious differences. अभी इंडिया जो है, इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में हिंदूज है, इंडिया में मुस्लिम्स है, इंडिया में सिख कम्युनिटी है, इंडिया में पारसी कम्युनिटी है, ठीक है, इंडिया में जैन्स है, ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स के लोग इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो ये सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूनाइट करना पड़ेगा, सब लोगों की चीज़ें सुननी पड़ेगी, सब लोगों का ओपिनियन सुनना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, उसके डाइवर्स कंट्री है और जोग्राफिकली भी बहुत डाइवर्स है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। द पार्टीशन, अभी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है, 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, उससे बना एक इंडिया और दूसरा बना पाकिस्तान। ठीक है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान बना तो इंडिया पाकिस्तान के जब ये टाइम डिवाइडेशन का जब टाइम आ रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान में ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का,
ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। इंडिया पाकिस्तान को बॉर्डर को क्या बोला जाता है? रेडक्लिफ लाइन बोला जाता है। रेडक्लिफ जो ये था, ब्रिटिश गवर्नर था, उसने ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर ड्रॉ की, इसलिए ये बॉर्डर को उसका नाम दिया गया है। अभी ये जो रेडक्लिफ लाइन है, ये रेडक्लिफ लाइन के पास छोटे छोटे गांव हुआ करते थे इंडिया के साइड। ये अगर इंडिया है, ये पाकिस्तान है। अभी इंडिया के साइड में भी कुछ गांव हुआ करते थे, ये पाकिस्तान के बॉर्डर में भी कुछ गांव थे। अभी पाकिस्तान के बॉर्डर में जितने भी हिंदूज रहते थे, मुस्लिम लोगों ने, पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने वो हिंदू लोगों को मारना चालू कर दिया। अभी इंडिया के साइड में जितने भी मुस्लिम लोग होते थे, वहां पे मुस्लिम लोगों को हिंदू लोगों ने मारना चालू कर दिया। ऐसे राइट्स में, ऐसे दंगे में मोर देन 10 लाख पीपल वेयर किल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। द प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद द पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अभी इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, या ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे राज कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के पास बस कुछ प्रोविंसेस हुआ करती थी। मद्रास प्रोविंस, फिर उसके बाद बॉम्बे प्रोविंस, जो डायरेक्ट कंट्रोल किसके थी? ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। पर कुछ ऐसे एरियाज थे जिसको प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता है, जो इंडिया के राजा कंट्रोल करते थे। पर वो किसके अंडर में काम करते थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे। अभी जब ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे, वो ब्रिटिशर्स को टाइम टू टाइम रेवेन्यू देते थे, ठीक है, और ब्रिटिशर्स उनको इंडिया में अपना जो प्रिंसली स्टेट्स है वो चलाने के लिए एग्री होते थे, या उनको चलाने देते थे। तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे? एक मैसूर प्रिंसली स्टेट था, वहां का राजा अलग था। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, वहां का राजा हरि सिंह था। फिर उसके बाद हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, वहां का निजाम था। तो ये मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में थे। वो क्या करते थे? वो इंडिया में अपना राजपाट चलाते थे ब्रिटिशर्स के अंडर में। अभी जब ब्रिटिशर्स ने 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया, तो इंडिपेंडेंस देने के बाद ये जो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स ने ये राजा महाराजाओं को क्या बोला कि आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, और दूसरा आप खुद इंडिपेंडेंट अपना कंट्री भी बना सकते हो। अभी ऐसे सिचुएशन में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको क्या अच्छा लगा कि हम हमारा खुद का कंट्री बनाते हैं। तो थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया? पूरे इंडिया को यूनाइट किया, सारे प्रिंसली स्टेट्स को थ्रू डिप्लोमेसी, थ्रू आर्मी, सब जो उन्होंने मीन्स यूज करके इंडिया को क्या किया? यूनाइट किया। और फिर भी लास्ट में कुछ ऐसे स्टेट्स थे या कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके साथ इंडिया को वॉर करना पड़ा, जैसे कि हैदराबाद है। हैदराबाद के निज़ाम के साथ इंडिया ने वॉर किया था, और हैदराबाद जो था वो इंडिया का पार्ट बना था, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का भी जो पार्ट था वो पाकिस्तान के साथ वॉर करना पड़ा जम्मू कश्मीर को, एंड आफ्टर दैट जम्मू कश्मीर बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। The path to the constitution. India did not have to create a consensus about what a democratic India should be like. अभी इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो लोगों को यूनाइट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी लीडर्स को। क्यों? क्योंकि जब से फ्रीडम स्ट्रगल चालू हो गया था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जितने भी इंडियंस झगड़ा कर रहे थे या प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ब्रिटिश स्ट्रगल से ही इंडियंस में यूनिटी डेवलप हो गई थी। सब लोग क्या हो गए थे? एक यूनाइट हो गए थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तो 1947 के बाद भी लोगों में यूनिटी थी। मच ऑफ द कॉन्सेंसस हैज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। कॉन्सेंसस मतलब यूनिटी, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से इंडियंस में बहुत सारी यूनिटी आ गई थी। आर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल। अभी इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था वो बस फॉरेन रूल, ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना नहीं था। ब्रिटिशर्स इंडिया का कल्चर भी खराब कर रहे थे, इंडिया को इंग्लिश कल्चर में डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडियंस जो थे वो बस ब्रिटिशर्स को नहीं भगा रहे थे, वो उनके कल्चर को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो स्ट्रगल टू रीजेन्यूट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path of India should take after independence. अभी इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। यूएसए जैसे कंट्री को फॉलो किया जाए कि यूएसएसआर जैसे कंट्री को फॉलो किया जाए, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है और जो सोशलिस्ट कंट्री है। अभी 1928 में ब्रिटिशर्स चैलेंज करते इंडियंस को कि आप लोग आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमको बना के दिखाओ। अगर आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो यू आर ब्रेव पीपल, ठीक है, तो मतलब आप लोग स्मार्ट पीपल हो। मतलब उन्होंने ऐसा चैलेंज कर दिया था कि इंडियंस डजंट हैव अ कैपेसिटी टू क्रिएट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोतीलाल नेहरू जी है और 8 अदर कांग्रेस मेंबर है, वो क्या करते हैं? ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर देते हैं, और 1931 में जो रेजोल्यूशन होता है कराची सेशन का रेजोल्यूशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें क्या क्या पॉलिसीज या क्या क्या प्रिंसिपल्स ऐड होने चाहिए, उसका डिस्कशन हुआ था। बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ, अभी ये सब दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से प्रिंसिपल ऐड करते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 18 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ही हैज अ राइट टू वोट, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी मतलब जो भी इंडियन सिटीजन होंगे उनको फ्रीडम होगा, उनको इक्वालिटी मिलेगी, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज,
माइनॉरिटीज मतलब ऐसे ऐसे रिलीजन के लोग जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम है, उनको क्या बोला जाता है? माइनॉरिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हिंदूज होते थे वो मेजोरिटी में है, पर बाकी मुस्लिम्स है, जैन्स है, पारसी, ये क्या है? माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में, उनकी पॉपुलेशन कम है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम है। राइट किस में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, द फैमिलियरिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉलोनियल रूल ऑल्सो हेल्प डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन टू द इंडियंस। अभी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में सेटअप किए थे, ठीक है, वो इंडियंस को उनके साथ फैमिलियरिटी थी कि कैसे गवर्नमेंट चला रहे हो, जो लेजिस्लेचर होता है वो कैसे होता है, तो उससे उनको पता था कि ये जो लेजिस्लेचर है यहाँ पे काम क्या होता है। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू द प्रोविंशियल काउंसिल, अभी इलेक्शन हुए थे पर इंडियंस को उसमें वोटिंग राइट नहीं मिला था, ठीक है। इंडियंस को वहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मिनिस्टर्स ऑफ ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया हुआ था, पर वहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उनको कोई वोटिंग राइट का अधिकार नहीं मिला, उनको पार्टिसिपेशन अलाउड था, डिबेट अलाउड था, पर कोई वोटिंग नहीं था। द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर प्रूव वेरी सक्सेसफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो भी एक्सपीरियंस इंडियंस ने गेन किया था ब्रिटिशर के साथ काम करके, उन्होंने उसमें लेजिस्लेचर में काम किया था, ठीक है, उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया था, इंडियंस हर जगह पे काम कर रहे थे, तो उनको एक्सपीरियंस आ गया था कि जो ब्रिटिशर्स है वो अपना गवर्नमेंट कैसा चला रहे, तो उनको गवर्नमेंट चलाने का ये कैसा है वो उनको पता था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, ब्रिटिशर्स में इंडिया में आने के बाद पूरा इंडिया का अच्छे से स्टडी किया था। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स है, हिंदूज है, मुस्लिम्स है, और ये सब लोगों को स्टडी करने के बाद उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लॉज जो थे इतने प्रिसाइज थे और इतने फाइन थे कि वही लॉज आज इंडिया क्या करता है, यूज करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी है, ठीक है, ये इतने परफेक्ट लॉज जो थे। Many of our leaders were inspired by the ideas of the French Revolution, the practice of the parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in the US। अभी ये जो लीडर्स थे वर्ल्ड के, इंडिया के भी बहुत लीडर्स थे, वो किससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते थे? तो यूएस के जो बिल ऑफ राइट्स है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बिल ऑफ राइट्स मतलब आज इंडिया में जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं तुमको, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा? राइट टू इक्वालिटी आ जाता है, राइट टू मूव फ्रीली आ जाता है, राइट टू फ्रीडम हो जाता है, राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है। ये सब जो राइट्स है ये किससे, कहाँ से बोरो किया? इंडिया ने यूएस से बोरो किए। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया had inspired many Indians to think of shaping a system based on the social and economic equality। अभी रशिया का जो प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, उसमें क्या है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। अभी ये इंडिया में की जो इक्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है या सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, इंडिया इसमें फॉलो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। इंडिया का जो डीपीएस पे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये पूरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे बेस्ड ये क्या है? लॉ है। एट सच स्टेप्स दे वर क्वेश्चनिंग वेदर दिस थिंग्स सूटेड आवर कंट्री। ऑल दिस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी वर्ल्ड में जितने सारे लॉज बन गए थे, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज के थे, तो सब कंट्रीज को अपने इंडियन लीडर्स क्या कर रहे थे? कौन सा जो लॉ है वो इंडिया को, कौन सा जो लॉ है वो सूट हो सकता है, उसके हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रहे थे? एसिमिलेट कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हो गई थी। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए इलेक्शंस कब हुए थे? 1946, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी इलेक्शंस हुए थे। अभी उसमें कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। अब ये 389 मेंबर्स कब है? जब इंडिया की जो बात करें, इसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, दोनों के मेंबर्स मिला के ये होते हैं। पर जब पाकिस्तान अलग हो जाता है तो मेंबर्स कितने हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? 299 मेंबर्स हो जाते हैं इंडिया के। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर्स थे इंडिया के? 299 मेंबर्स थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑल्सो डिवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद मेंबर्स कितने हो गए? 299 रह गए। The assembly adopted the constitution on 26 November 1949 but came into effect on 26 January 1950। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर को ही, पर इंडिया का जो कमेंसमेंट डेट है, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कब से हुआ? वो हो गया 26 जनवरी से। इसलिए जो 26 जनवरी आज हम किस लिए मनाते हैं? रिपब्लिक डे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कब हुआ? 26 जनवरी 1915 से। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज अ रिपब्लिक डे। Why should we accept the constitution made by the assembly more than 50 years ago? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 50 साल 70 साल पहले बना है। अभी इतना पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के प्रॉब्लम्स पुराने हुआ करते थे और वो लोगों के जो सॉल्यूशंस है वो आज के लिए पॉसिबल हो सकते हैं क्या?
ठीक है। तो ये जो पुराना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा इंडिया में कोई आदमी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, पूरे इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चैलेंज कर पाए, उसके लिए कोई नए लॉज इंट्रोड्यूस कर पाए। इसलिए जो आज का जो वो जो पुराना टाइम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी इंटैक्ट है। भले ही उसमें कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते, लॉज चेंजेस होते, पर मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज है। इलेक्टेड मेनली बाय द, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स इलेक्टेड मेनली बाय द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वर मेंशन्ड अबव, दे इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या किया? फेयर शेयर, ज्योग्राफिकल शेयर होना, मतलब इंडिया में जितने भी एरियाज है सब एरियाज में से अलग अलग लोगों को बुलाया गया, मतलब सब लोगों का उसमें ओपिनियन सुना गया। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी 1947 की हम बात करें, 1947 में एक ही सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा लीडर्स हुआ करते थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसे भी लीडर्स थे जिनके ओपिनियन अलग अलग थे। मोतीलाल नेहरू जो थे, जो किसके पिताजी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उनके ओपिनियन, दोनों के ओपिनियन अलग अलग होते थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लीडर्स थे जिनमें भले एक ही पार्टी में वो बिलोंग कर रहे हैं, पर फिर भी उनके ओपिनियंस अलग हुआ करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसमें से लोग थे वो अलग अलग लैंग्वेजेस से बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते थे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, इस कॉम्पोजिशन वुड नॉट बी वेरी डिफरेंट। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था वो पार्शल था, कुछ जगह पे इलेक्शन हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, कुछ लोग के जो लीडर्स थे उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो अगर पूरा जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज करके अगर पूरा इलेक्शन होकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनता या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती, तो आज का कॉन्स्टिट्यूशन उससे कुछ अलग नहीं बनता। हाउ डू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम कैसे करता है? अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। अभी अम्बेडकर जी वो एक ड्राफ्ट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, एक रफ ये बनाते हैं जिससे डिबेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए वो किसके सामने रखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखते हैं। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट होता है, रफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो अंबेडकर जी किसके सामने रख देते? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रख देते, और क्लॉज बाय क्लॉज, प्रोविजन बाय प्रोविजन, हर एक जो लॉ होता है वो डिबेट होता है, डिस्कस होता है। ये जो डिबेट डिस्कशन है ये 114 डेज तक चलता है। कितने सालों में? 3 सालों में। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड। अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितना भी डिबेट हुआ है, जितना भी डिस्कस हुआ है, जो भी प्रोविजन उन्होंने बनाए वो इन डिटेल रिकॉर्डेड है, और उसके 12 वॉल्यूम बुक्स बनाए गए हैं। कितने वॉल्यूम है? 12 वॉल्यूम बुक्स है। दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। These are used to interpret the meaning of the constitution। मतलब आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली लॉ किसके लिए बना है या उसका मीनिंग क्या है, वो मीनिंग देखने के लिए हम ये 12 वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है। The dream and the promise। महात्मा गांधी was not a member of the Constitutional Assembly, yet there were many members who followed his vision। अभी महात्मा गांधी जो थे फादर ऑफ द नेशन, इन्होंने पूरा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उन्होंने लीड किया, वो लीडर थे और उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, पर उन्होंने कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कभी मेंबर नहीं बने, या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने कभी प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं ली, ना प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ली। वो बाहर रह के लोगों को क्या कर रहे थे? सोशल वर्क कर रहे थे। हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, अभी उन्होंने एक मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया इन 1931। ये मैगजीन में उन्होंने बोला था इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऐसे लीडर्स थे जो महात्मा गांधी जी को खुद फॉलो करते थे, उनके विजन्स को फॉलो करते थे। अभी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला ऑन द स्ट्रोक ऑफ 15 अगस्त 1947, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दिया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। अभी ये जो स्पीच दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने उसके इंडिया का जो नेशन है वो कितने बड़े स्ट्रगल के बाद एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, ब्रिटिशर्स के साथ कितना स्ट्रगल किया है, ये सब उन्होंने उनके स्पीच में बोला था। The philosophy of the constitution, democratic values are embedded in the preamble of the constitution। अभी जो preamble होता है, ये preamble क्या होता है? आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक के जो बुक होती है, बुक में फर्स्ट के 2-3 पेजेस में ही preamble लिखा जाता है, ठीक है। अब ये preamble जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। समरी मतलब कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उसका ये जो सार होता है वो है। अभी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सार क्या है? समरी क्या है? ये प्रियम्बल है। दे गाइड द 50 आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज को दर्शाता है, या बेसिक वैल्यूज अगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से फिलोसॉफी फॉलो करता है या उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ये प्रियम्बल बताता है। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव चोजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रियम्बल। मतलब जब अमेरिका को 1776 में इंडिपेंडेंस मिला, उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन पहला बनाया, तो उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल भी बनाया। तो वही चीज को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी क्या किया? अपना खुद का प्रियम्बल बनाया।
ये है प्रियम्बल। आप लोग देख सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अभी ये जो कलर्ड पोर्शन है ये हम इसका मीनिंग देखने वाले हैं। अभी प्रियम्बल में ये जो सब जो वर्ड्स है इसका मीनिंग देखने वाले वर्ड बाय वर्ड। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम इन द डेमोक्रेसी, इट कंटेन्स द फिलोसॉफी। अब ये प्रियम्बल जो होता है ये इसमें क्या दिया गया है, इंडिया की फिलोसॉफी दी है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से फिलोसॉफी पे बेस्ड है। इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। अभी इंडिया अगर कोई लॉ बना रहा है, आज का जो गवर्नमेंट कोई लॉ बना रहा है, तो ये प्रियम्बल में जो सुप्रीम कोर्ट है वो चेक करती है कि जो प्रियम्बल है उसका रेफरेंस लेके चेक करती है कि लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। अभी ये जो प्रियम्बल है इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Institutional design. Constitution is mainly about embodying these values into constitutional arrangements. It is very long and detailed document, therefore it needs to be amended quite regularly to keep it updated. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with the people's aspiration and change in a society. They did not see it as a sacred, static and unaltered law. अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये सेक्रेड है, स्टैटिक है, अनअल्टर्ड है, ऐसा नहीं है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भले ही पवित्र है पर वो स्टैटिक नहीं है, मतलब वो चेंज किया जा सकता है। स्टैटिक मतलब क्या, कोई भी चीज जो ऐसे थम जाती है वो एक स्टॉप पे पॉज हो जाती है, उसको स्टैटिक बोला जाता है। और अनअल्टर्ड मतलब जिसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पहले ही बताया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, पर उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत रिजिड है। और इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उनका भी यही मानना था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बने वो टाइम टू टाइम लोगों के प्रॉब्लम्स के हिसाब से, लोगों के सपनों के हिसाब से, एस्पिरेशन के हिसाब से वो चेंज होता रहना चाहिए। So they made provision to incorporate changes from time to time. These changes are called as constitutional amendment. अभी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है ये बहुत हार्ड लैंग्वेज होता है। ये जो बस लॉयर जो होते हैं, लॉयर्स और जजेस, ये लोग ही उसको रीड कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। इफ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure of choosing the person to govern the country. अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है, एक प्रोसीजर देता है। प्रोसीजर मतलब इन डिटेल लॉज देता है कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसके पास क्या पावर्स होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर है उसके पास कितने पावर्स होने चाहिए, ये सब इन डिटेल किसमें दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। It defines who will have how much power to take decision. And it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated. मतलब वो ये भी लॉज देता है कि जो गवर्नमेंट है भले ही पावर में है वो कौन से सिटीजन्स के राइट हैम्पर नहीं कर सकती या सिटीजन्स को क्या नहीं कर सकती, फालतू में सप्रेस नहीं कर सकती। अभी ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल का वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये डबल बार लिखा गया है, सॉरी। The people, we the people of India. We the people of India. अभी we the people of India मतलब क्या, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down them by the king or any outside powers. मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के सिटीजन्स, इंडिया के जो लोग हैं वो खुद को दे रहे हैं, ना कि बाहर का कोई राजा और ना कि बाहर की कोई पावर, ना यूके ना यूएसए, कोई भी बाहर का आदमी अपने को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंडिया के लोग खुद को दे रहे हैं। अभी सोवरेन मतलब क्या, सोवरेन मतलब नो वन इज अबव इंडिया सोवरेनिटी, मतलब इंडिया जो है उसके डिसीजंस लेने के लिए वो किसी को कंसल्ट नहीं करता, या इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, उसके सर के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है सोवरेन। पीपल हैव सुप्रीम राइट टू टेक द डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर मतलब बाहर की कोई भी एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बाहर का कोई भी गवर्नमेंट इंडिया को ऑर्डर नहीं दे सकता, बाहर का कोई गवर्नमेंट इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता। इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट एंड अ सोवरेन कंट्री। सोशलिस्ट, अभी सोशलिस्ट मतलब क्या, अ वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली इन अ सोसाइटी। मतलब जो वेल्थ है, जो वेल्थ जनरेट हो रही है, जो पैसा जनरेट हो रहा है, ये लोगों में क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी इंडिया कुछ फॉलो करता है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, रिड्यूस द सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज।
सोशल इनइक्वालिटीज मतलब क्या, जो पैसे वाले हैं वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये इनइक्वालिटीज कम करने का काम किसका है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या बात करता है कि ये जो इनइक्वालिटीज है कम होनी चाहिए और लोगों में इक्वालिटी ज्यादा आनी चाहिए। सेकुलर मतलब क्या, सेकुलर मतलब एक ऐसा आदमी जो हर एक रिलीजन को, सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, सब रिलीजन्स को क्या करता है, इक्वली मानता है, इसको क्या बोलाता है, सेकुलर, या इक्वली रिस्पेक्ट करता है। Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treat all the religion, belief and practices equal. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जितने भी सब रिलीजन है वो क्या है, इक्वल है। और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसे पाकिस्तान ने उनका जो इस्लाम है वो कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बना दिया, पर इंडिया जो था, इनमें इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते थे, तो महात्मा गांधी जी ने ऑफिशियल रिलीजन कंट्री का कोई नहीं बनने दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद द इक्वल रिस्पेक्ट, और सब जो रिलीजन थे उनको क्या किया, इक्वल स्टेटस दिया गवर्नमेंट के सामने। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब क्या, मतलब जो लोग हैं, पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इसको क्या बोला जाता है, डेमोक्रेटिक। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल। डेमोक्रेटिक मतलब क्या, वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लोग उनका जो लीडर है वो खुद चूज करेंगे, वो लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा, इसको बोला जाता है डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक मतलब क्या, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट, व्हेन हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड देन इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। अभी इसमें मैं दो कंट्रीज का एग्जांपल देता हूं, एक तो है यूके मतलब ब्रिटेन, और एक है इंडिया। अभी यूके में हेड ऑफ द स्टेट है, आज राजा है, पहले क्वीन हुआ करती थी, और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। अभी इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उसको और आगे जाके इलेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। और ये जो राजा है ये हेरिडेटरी चलता है, हेरिडेटरी मतलब राजा का बेटा ही वहां पे हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, फिर उसके बेटे का बेटा ही वहां पे हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, तो ये क्या चल रहा है, हेरिडेटरी। ठीक है, तो इसको क्या बोला था, यूके जो है ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो है पर इसको रिपब्लिक नहीं बोलेंगे, इंडिया को हम रिपब्लिक बोल सकते हैं। व्हाई, बिकॉज व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड देन इट इज कॉल्ड एज रिपब्लिक। नेक्स्ट है, वर्ड का मीनिंग है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। देयर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजंस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब बिना मतलब के कोई रेस्ट्रिक्शन सिटीजंस पे इंपोज नहीं करता। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन द एक्शन, मतलब उनकी क्या सोच है वो गवर्नमेंट में उनको उनका खुद का ओपिनियन रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने अपना ओपिनियन रख सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये सब फ्रीडम उनको सिटीजंस ऑफ इंडिया को क्या है, ये लिबर्टी है, ये फ्रीडम है। जस्टिस, सिटीजंस कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। जस्टिस मतलब क्या, अभी इंडिया के जो सिटीजंस है उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, सोशल इनइक्वालिटीज के बेसिस पे, मतलब सब रिलीजन्स के लोग, सब कास्ट के लोग, सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी एक कैटेगरी को ज्यादा फेवर नहीं करेगी। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब सबको समान मानना, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने जो है वो क्या है, सब इक्वल है। भले आदमी अंबानी हो या कोई भी आपके और मेरे जैसा कोई जनरल आदमी हो, कॉमन मैन हो, ये सब लोगों को क्या मिलता है, इक्वल ट्रीट किया जाता है। फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर अ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, मतलब फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इंडिया के सब सिटीजन्स में क्या होनी चाहिए, एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, जिससे कि लोग क्या करें, एक यूनिटी में रहे और प्यार और अच्छी से शांति बना के रखे। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर मैंने पूरा इन डिटेल कवर किया है। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।